हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोल। आज का हमारा जो लेक्चर है वो ह्यूमन हेल्थ के बारे में है। क्या आप जानते हैं, जाने अनजाने रोज आप जहर खा रहे हैं? जी हाँ, हम कई ऐसी चीजें खाते हैं जिससे हमारी बॉडी में पॉइजन बनता है, या कहा जाए कि वो हमारे लिए पॉइजनस है। कभी आपने ये सोचा है कि सीजनल फ्रूट्स हर सीजन की बजाय पूरे साल भर कैसे मिल जाते हैं? कैसे कुछ ही प्लांट हफ्ते भर में तैयार होकर उसका फ्रूट और वेजिटेबल मिल जाते हैं? कैसे हर सीजन में हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, ना ही ड्राई होती है। इवन एप्पल्स, जो कि विंटर सीजन का फ्रूट है, वह हमेशा अवेलेबल होता है। और क्या फ्रोजन फ्रूट रखने के बाद भी वो हमारे हेल्थ के लिए उतना ही जरूरी या उतने ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जितना एक नेचुरल फ्रूट देता है? क्या एक साथ कई फल एक ही आकार के, एक जैसे राइप यानी कि पककर तैयार हो जाते हैं? इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो एक आंसर देते हैं। इन सब पे ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट अलग अलग प्रकार के, यानी कि पेस्ट से बचाने के लिए, फंगस से बचाने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए इन पर केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है। या कहीं भी फार्म या एग्रीकल्चर फील्ड जहां पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, तो लाजमी बात है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल हम इसलिए लेते हैं कि उनमें कई सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल होते हैं और वही न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो क्या इंसेक्ट को ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, इंसेक्ट इतने ही अट्रैक्ट होते हैं फ्रूट की स्मेल से, वेजिटेबल की स्मेल से, और ये इंसेक्ट उन पर अटैक करते हैं। अब इन इंसेक्ट से बचाए रखने के लिए इन फ्रूट्स पर, वेजिटेबल्स पर कितने सारे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है। और ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड केवल सॉइल में ही नहीं जाते, इवन उस फ्रूट पर, उस वेजिटेबल पर भी रहते हैं। और जब उस फ्रूट को या वेजिटेबल को हम खरीदते हैं, हम कितना भी उसे नॉर्मली वॉश कर ले, वार्म वाटर से वॉश कर ले, पर पेस्टिसाइड का जो कंटेंट है, जो भी उसका कंसंट्रेशन, उसका अमाउंट होता है, वो उस सीड में, उस फ्रूट में, उस वेजिटेबल में अंदर इंसर्ट हो जाता है। जब हम उसे कुक करते हैं, खाते हैं, तो वही पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में ही जाता है। वैसे ही धीरे 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 उस पेस्टिसाइड का अमाउंट हमारी बॉडी में बनता है और बढ़ते चले जाता है। और ये पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में कई सारे इन्फेक्शंस को फैलाता है। पेस्टिसाइड का ज्यादा अमाउंट हमारी बॉडी में जाने से, यानी कि ज्यादा पेस्टिसाइड कंज्यूम करने से हमारी बॉडी में कैंसर होने के चांस और बढ़ जाते हैं। इसका मेनली जो हार्म होता है वो प्रेग्नेंट फीमेल्स पर होता है। इवन इतना ही नहीं कि उनकी बॉडी में सल्फर और फास्फोरस का अमाउंट बढ़ जाता है, उनके बेबी को भी हार्म होता है। साथ ही उनका बेबी या तो फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। ये कई सारे रीजंस हैं जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के कंजप्शन से होते हैं। क्या फ्रूट और वेजिटेबल में ही टॉक्सिन्स बनते हैं? जी नहीं, मार्केट में मिलने वाली अधिकतर ऐसी चीजें जो कि हम डेली यूज करते हैं, यानी हमारे दैनिक आहार में ली जाती है, उनमें कई सारे कंटामिनेंट्स उपस्थित होते हैं और वही कंटामिनेंट्स हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। क्या ये बात आप जानते हैं कि मिल्क में यूरिया प्रेजेंट होता है? जी हाँ, यूरिया हमारे लिए कितना हार्मफुल है, फिर भी मिल्क में, जो कि पैकेट मिल्क होता है, उसमें यूरिया प्रेजेंट होता है। और ये यूरिया इतना अच्छे से घुलनशील हो जाता है दूध के साथ कि आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते कि मिल्क में है या नहीं। पर इसका भी एक अच्छे से टेस्टिंग किया जा सकता है और ये टेस्ट आप खुद घर भी कर सकते हैं। मिल्क का कुछ अमाउंट लीजिए और उसमें पाउडर फॉर्म में सोयाबीन डालिए, यानी सोयाबीन का पाउडर डालिए, उसे अच्छे से मिक्स कीजिए। प्रॉपर मिक्स होने के बाद जब वो सेटल डाउन हो जाए तो उसमें लिटमस पेपर, यानी जो पीएच को डिटेक्ट करता है, लिटमस पेपर डिप करके देखिए। यदि लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, इट मीन्स कि उसमें यूरिया प्रेजेंट है। और आप सोच सकते हैं कि यूरिया हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल होता है। यदि 1% यूरिया भी हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि यदि हमारी आंत, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही खराब हो जाएगा तो हमारे उस फूड, उस न्यूट्रिशन का लेने का मतलब क्या? इवन यूरिया ही नहीं, मिल्क में डिटर्जेंट भी ऐड किया जाता है जिससे वह ज्यादा झाग का फॉर्मेशन करे। और ऐसा लगता है, लोगों का ऐसा मानना होता है कि जिस दूध में ज्यादा झाग आता है उतनी ही मोटी उसमें फैट का डिपोजिशन होता है। ऐसा नहीं है, डिटर्जेंट ऐड करने से उसका जो कलर होता है वो लंबे समय तक व्हाइट रहता है, येलोइश नहीं होता। और वैसे भी डिटर्जेंट होने की वजह से वह कई टाइम तक खराब नहीं होता, इवन 2 से 3 दिन तक वह दूध खराब नहीं होता। प्योर मिल्क नहीं होता है
उसमें कई सारे अलग कंटेंट्स भी होते हैं। कोई कास्टिक सोडा भी यूज करते हैं। मिल्क अलग अलग आर्टिफिशियल तौर पे भी तैयार किया जाता है, बट जो आर्टिफिशियली मिल्क तैयार किया जाता है, जब मिल्क की कमी होती है तो वो मिल्क पाउडर से तैयार किया जाता है, ना कि ऐसे कंटेंट से। बट अवेलेबल होने वाले मार्केट में हर एक प्रोडक्ट प्योर नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा हमारी डेली बेसिस पे यूज होने वाली चीजें यानी हमारे फूड, जो हमारे तरह के पेस्टिसाइड प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि पेस्टिसाइड का छिड़काव केवल भूमि पे कर दिया गया है, सॉइल पे कर दिया गया है, फार्म में कर दिया गया है तो वो फार्म तक सीमित रह जाएगा। नहीं, क्योंकि उसी सॉइल से, उसी मिट्टी से न्यूट्रिशन लेता है और न्यूट्रिशन के साथ साथ वह उन पेस्टिसाइड्स को भी अपने अंदर ले लेता है। यानी कि हम किसी भी मैन्योर का, बायो फर्टिलाइजर का या पेस्टिसाइड्स का छिड़काव या यूज कब करते हैं? जब हमारे क्रॉप पर इंसेक्ट का अटैक हुआ हो या उसे कोई न्यूट्रिशन ना मिल रहा हो, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही हो, तब यूज किया जाता है। तब ये जो केमिकल्स होते हैं वह सॉइल के लिए इतने ज्यादा सुटेबल नहीं होते। सॉइल इन्हें पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं कर पाती और सॉइल में यह लॉन्ग टाइम के लिए डिपॉजिट हो जाते हैं। इसे डिकम्पोज होने के लिए कई सालों का समय लगता है। जैसे जैसा इनका कांटेक्ट प्लांट की या ट्री की रूट से बनता है, ये उसकी रूट्स पर डिपॉजिट हो जाते हैं। और आपको ये बात तो पता ही होगी कि हर न्यूट्रिशन का जो सोर्स होता है प्लांट के लिए या ट्री के लिए, वो रूट से होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा उनमें फूड और वाटर का सप्लाई होता है। तो वही रूट से जो जो मिनरल्स रूट के पास होते हैं या वो पेस्टिसाइड को भी वो मिनरल समझकर लेता है, तो वो पूरे प्लांट में, पूरे सीड पर, उसके फ्लावर पर, इवन उसकी लीव्स पर भी यही पेस्टिसाइड का कंटेंट अंदर चले जाता है। और जैसे ही हम उसे कंज्यूम करते हैं, वही पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक फिश में लेड का अमाउंट सबसे ज्यादा पाया जाने लगा है, क्योंकि जो भी पानी कंटामिनेटेड होता है उसमें लेड का अमाउंट प्रेजेंट होता है और उस लेड का इनहेलेशन डायरेक्ट फिश द्वारा किया जाता है और उसकी बॉडी में वो धीरे धीरे डिपॉजिट हो गया। अब यही कंटामिनेटेड फिश किसी ह्यूमन बॉडी के द्वारा खाई जाती है तो वही लेड का अमाउंट फिर उसकी बॉडी में चले जाता है। इवन कहाँ से वो फूड चेन चलती है, क्या हम सोर्स ले रहे हैं, किस सोर्स से हमारी बॉडी में वह फूड जा रहा है, यदि वो सोर्स भी कंटामिनेटेड है या उसमें कोई ना कोई इफेक्ट है तो वो इफेक्ट हमारी बॉडी तक भी जाता है। फूड चेन की यदि हम बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर से और एंड करते हैं डिकम्पोजर से। पर आपका जो प्रोड्यूसर है, यानी जिससे आप प्राइमरी कंज्यूमर्स फूड लेते हैं, क्या वह भी पूरा हेल्थी और न्यूट्रिशंस है? क्या उसमें भी पूरे तरह से वो सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है? यानी कि कोई एक्सेस अमाउंट में कोई न्यूट्रिएंट्स तो उसमें प्रेजेंट नहीं है। अब हमेशा जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, क्या वो ऑर्गेनिक ही ग्रो करते हैं? नहीं, कई सारे प्लांट्स या फार्म्स में आज भी बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता। केमिकली सिंथेसाइज फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है और यही हमारी बॉडी में हार्म करते हैं। यदि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत सारे न्यूट्रिशंस तो अवेलेबल होते हैं पर उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। कुछ इसके क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक फॉर्म का प्रोडक्ट है या नहीं। सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल यदि कोई फ्रूट ही है तो सारे फ्रूट्स का शेप, साइज एक जैसा नहीं होगा। कभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक जैसे टाइप के प्लांट से एक जैसे फ्रूट्स नहीं मिलते। इवन एक ही प्लांट से अलग अलग शेप और साइज का प्लांट का फ्रूट मिलेगा, ना ही उनके कलर में सिमिलरिटीज होगी। किसी का शेप थिक होगा तो कुछ थिन होंगे। इवन उनसे आने वाली फ्रेग्रेंस भी अलग अलग होती है। बट इतने माइन्यूट पॉइंट्स पर कोई ध्यान नहीं देता। क्या आपको ये भी पता है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर आपके पास चीजें आती है वो भी प्योर हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलकर उन्हीं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सप्लाई होता है जो कि नॉर्मल फार्म से आया है। कैप्सिकम तो हम बड़े मजे से खाते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि कैप्सिकम को जर्मिनेट होने के लिए कई हफ्तों का समय लगता है, पर जब फार्मर्स इसे जल्दी ग्रो कराना चाहते हैं तो वह एक केमिकल लेते हैं जो उसकी फास्ट राइपिंग कर देता है और उस केमिकल के सॉल्यूशन में उस सीड को डिप कर देते हैं। सॉल्यूशन में डिप होने के बाद उस केमिकल की पूरी कोटिंग कैप्सिकम पर चढ़ जाती है और धीरे से
जो स्लो ग्रो होने वाली कैप्सिकम थी वो फास्ट ग्रो हो जाती है, यानी कि उसमें फास्ट ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि उसमें वो हार्मोन्स की कोटिंग हो जाती है जिसकी वजह से राइपिंग फास्ट हो जाती है। वैसे ही आपने बॉटल गार्ड के बारे में भी सुना होगा, बॉटल गार्ड यानी लौकी के बारे में, कि उसे भी इंजेक्ट करके बड़ा किया जाता है। जी हाँ, ऐसे कई सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं जिनमें केमिकल्स का यूज करके उन्हें आर्टिफिशियली राइप किया जाता है, यानी जल्दी पकाया जाता है। एथिलीन, कार्बेट नाम के केमिकल्स तो हमेशा से यूज होते आ रहे, बट अब इन्हें प्लांट पर ही यूज कर लिया जाता है और जिससे जल्दी जल्दी ग्रोथ होती है और बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है। रीजन ये भी है कि फार्मर्स को ज्यादा फूड सप्लाई करने की आवश्यकता होती है, यानी कि जो फूड की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए उन्हें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का जो केमिकली सिंथेसाइज है उनका यूज करना पड़ जाता है। अब दूसरी कुछ चीजें ये भी है जिसकी वजह से फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ता है, वो होता है फसल चक्रण ना करना। फसल चक्रण का मतलब होता है, यानी कि सीधी सी बात की जाए कि एक ही एरिया में एक ही टाइप की फसल हर सीजन में लगाना या हर साल लगाना। जैसे हर एक फसल का यानी हर एक क्रॉप का एक सीजन होता है, जो कुछ विंटर्स में होती है, कुछ समर्स में होती है, कुछ मानसून के टाइम होती है। बट जैसे किसी फार्मर ने अपने फार्म में एक ही फसल को हर साल लगाया है, तो धीरे धीरे वो सॉइल से वो सारे न्यूट्रिशन वो फसल ले लेती है और उसके न्यूट्रिशन अब खत्म हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ता है ताकि उस फसल को न्यूट्रिशन मिले। यदि वह हर साल फसल बदल बदल कर लगाए, यानी एक साल कोई और फसल, अगले साल कोई और फसल, तो हर एक क्रॉप के हर एक फसल का जो न्यूट्रिशन अमाउंट होता है वो अलग अलग होता है, यानी उसे जरूरत नहीं होती सेम न्यूट्रिशन की। यानी गेहूं और चने में जो न्यूट्रिशन लगेंगे वो अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल सोयाबीन की जो क्रॉप है उसमें अलग तरह के और मेज में जो होते हैं वो अलग तरह के न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सॉइल से यानी जो फार्म है खेत से वो उन्हीं न्यूट्रिशंस को लेगी जिसके उसके रिक्वायरमेंट है। बट बार बार यदि हम एक ही टाइप की फसल लगाते हैं, एक ही टाइप की क्रॉप लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, वो सारे न्यूट्रिशन हर बार ले लेगी और एक्स्ट्रा में जो न्यूट्रिशन जो सॉइल में प्रेजेंट है उनका यूटिलाइज ही नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वो न्यूट्रिशंस खत्म हो जाएंगे और सॉइल में फिर हमें आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट्स देने होंगे। क्या हम ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं पा सकते जिनमें पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर्स ना हो, या फिर क्या फार्मर को इसकी जरूरत ना हो, ऐसी चीजें में हम यूज नहीं कर सकते? तो इसका एक सॉल्यूशन है हाइब्रिड, या कहा जाए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके प्लांट्स को ग्रो कराना। वैसे हाइब्रिड में भी दिक्कतें होती है, क्योंकि जब हम हाइब्रिड कोई प्लांट बनाते हैं तो वो डीएनए मर्ज हो जाते हैं, यानी सेल्स की जो डीएनए है वो मर्ज हो जाएंगे। किसी भी प्लांट को किसी और प्लांट के साथ हाइब्रिड कराने से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इवन कई सारे मैनिपुलेशन भी आते हैं, कई सारे हार्मफुल या एलर्जिक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स भी बनते हैं। हम सीड्स को रिकॉम्बिनेंट कर दे जिससे उनमें ये कैपेसिटी आ जाए कि वो पेस्ट को कंट्रोल कर सके, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि हमें पेस्टिसाइड का कम यूज करना पड़े। और साथ में ही सॉइल में भी ऐसे न्यूट्रिशन यानी सॉइल टेस्टिंग हम हमेशा कराते रहें, जिससे हमें ये पता, मतलब हर साल हम सॉइल टेस्टिंग करा लें फार्मर, तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि किस न्यूट्रिशन की कमी हमारी सॉइल में प्रेजेंट है और उस कमी को दूर करने के लिए कौन कौन से हमें मैन्योर की जरूरत है, या फिर इतने ही अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स में हम कौन सी क्रॉप लगाए जिससे हमारी क्रॉप भी अच्छे से ग्रो हो, हमें अच्छे सा उत्पादन यानी प्रोडक्ट मिले, यील्ड अच्छी मिले। साइड और फर्टिलाइजर्स का यूज कम से कम करना पड़े जिससे हमारी क्रॉप जो है वह पूरी ओरिजिनल फॉर्म में रहे, उसमें कोई भी पेस्ट या कोई भी इन्फेक्शन ना हो। इवन यदि हम पेस्टिसाइड्स का यूज ना करें तो हो सकता है कि आपकी जो क्रॉप है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि पेस्ट इतनी जल्दी हार्म करते हैं क्रॉप्स पे, यानी वो एक प्लांट को खत्म करने के साथ साथ दूसरे पर भी अटैक कर लेंगे, और यदि एक का अटैक दूसरे पे हुआ तो वो पूरी क्रॉप को जितने एरिया में लगी है सबको इन्फेक्ट कर देंगे। का इफेक्ट क्रॉप पर बहुत जल्दी होता है और वह अपने पॉपुलेशन भी बहुत जल्दी बढ़ा लेती है, यानी 1 to 2 डेज में वो अपनी पॉपुलेशन को डबल करने के लिए कैपेबल होती है। और इंसेक्ट का इतना ज्यादा नंबर होने के कारण हमें इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना ही पड़ता है, पेस्टिसाइड्स का यूज करना ही पड़ता है। अदरवाइज आपने कई बार देखा होगा कि आप कोई फ्रूट या वेजिटेबल खरीदते हैं तो उसमें कई बार दिखने में वो अच्छा होता है, पर जैसे ही अंदर आप कट करते हैं तो उनमें इंसेक्ट होते हैं, मेनली कैटरपिलर्स तो प्रेजेंट हो ही जाती है। क्योंकि क्या होता है, कैटरपिलर्स अपने एग को अंदर इंसर्ट कर देती है, कैटरपिलर्स अपने एग को अंदर
इंसर्ट कर देती है। कुछ टाइम बाद जब वो डेवलप होता है तो वो अंदर ही ग्रो करता रहता है और धीरे धीरे क्रॉप को खाता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स है उन्हें वॉश करके कट करके ही खाना चाहिए। अब वो टाइम नहीं है कि आप पूरा रो फूड खा लो। यदि आप वो किसी प्लांट से भी उसे निकाल रहे हो तो भी उसे चेक करना चाहिए कि कोई उसमें खराबी तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टाइम्स आप जब किसी फ्रूट को देखते हो तो उसमें एक ब्लैक स्पॉट बना रहता है या कोई डलनेस जैसा रहता है, जिससे हमें ये तो श्योर हो जाता है कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। जैसे यदि वो ब्लैक स्पॉट बना है तो ये तो पूरा है कि वो ब्लैक स्पॉट इसलिए बना है कि कुछ ना कुछ अंदर पेनिट्रेशन हुआ है, जिसकी वजह से वो एरिया इतना ब्लैक हुआ, वो एयर के कांटेक्ट में आए। इन सारी चीजों से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा फ्रूट और वेजिटेबल खराब है या नहीं। जैसे बहुत सारी वेजिटेबल्स स्मोगी हो जाती है, स्मोगी यानी पानी जैसे, जिसे हम पिलपिला टाइप कहते हैं कि उसमें वाटर कंटेंट अंदर ज्यादा हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से लूज हो जाती है और कई दिनों तक यदि हम वेजिटेबल्स को रखते हैं तो भी वह खराब हो जाती है। चीजों से बचने के लिए हमें सेफ कि किन वेजिटेबल्स को किस जगह रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, और इवन वेजिटेबल्स को कुक करने से पहले यानी बनाने से पहले भी उन्हें अच्छे से वॉश करना चाहिए और जहां तक हो सके उन्हें थोड़े से गुनगुने पानी में ही कट करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए उन्हें डिप करो गुनगुने पानी में और फिर निकालो, ताकि यदि उसमें कोई इंसेक्ट वगैरह है तो आपको आसानी से दिख जाए। इवन हम कंटिन्यू कट करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि उसमें इंसेक्ट है या नहीं। और हो सके तो जितना वेजिटेबल और फ्रूट को कट करके ही खाए, पूरा कंप्लीट फ्रूट खाने की कोशिश ना करें, ताकि हमें पता चल जाए कि अंदर उसमें कोई इंसेक्ट या इन्फेक्शन नहीं है। अब ये थी सारी चीजें कि कैसे हम पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर का इनहेलेशन या कहा जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में हम पॉइजन दे रहे हैं। तो बस उससे सिक्योर होने की सबसे यही चीज है कि आप अच्छे से जो भी फ्रूट वेजिटेबल्स ला रहे हैं उसे अच्छे से वॉश करें, उनमें चेक करें कि कोई केमिकल तो नहीं रह गया है। एक्चुअल में इतना जल्दी पता नहीं चलता है, बट जितना हो सके हमें अपने आप को सिक्योर रखने के लिए ये करना है। दूसरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की चीजें यूज करें और हो सके तो घर में किचन गार्डनिंग या होम गार्डनिंग कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट आप उतना वेजिटेबल और फ्रूट्स अपने लिए बना सके जितना आपके घर के लिए आवश्यकता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट कीजिए ताकि हम आपकी क्वेरी